हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 1 शुरू करेंगे। और जैसा कि पता है आपको, सेक्शन 1 में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में हमने थ्योरी कर चुका है और आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोग प्रशासन के विषय वस्तु का महत्वपूर्ण कंपोनेंट हुआ, तो उसी टॉपिक पर हम लोग वर्कआउट करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसको हैं और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हो, ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, ये बीपीएससी के सिलेबस में है। पहले यूपीएससी के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब हटा दिया गया। यूपीएससी का मानना है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्फाबेट से और स्टूडेंट को ऐसे भी जानना चाहिए, चाहे सिलेबस में लिखा हो अथवा नहीं। और कई दफा तो सिलेबस से हटने के बाद भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए टॉपिक तो आपको करना ही करना है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करो। रही बात बीपीएससी में, तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन तो कभी काफी आते रहा है। इन दिनों इधर क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ, लेकिन पिछले दिनों प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण पर क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आते ही रहता है। तो आप इस टॉपिक पर ढंग से वर्कआउट करो। जैसा कि जब आप प्रशासन के सिद्धांत बोलते हो, तो क्या आपको लगता है कि यह शब्द पहले आपने कभी सुन रखा या पहली बार यह शब्द को सुन रहा है? मेरे जहाँ तक जानकारी है, जब हम लोग संगठन के सिद्धांत पढ़ रहे थे और जिसमें 6 सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें नौकरशाही सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था, फिर प्रशासनिक सिद्धांत था, फिर मानव संबंध सिद्धांत था, व्यवहारवादी विचारधारा था, प्रणाली विचारधारा था। तो उसमें जब हम प्रशासनिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, औपचारिक संगठन सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत के चर्चा के क्रम में हमने प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बतलाया था। मैंने आपको बतलाया था कि लोक प्रशासन विषय के उद्विकास का जो दूसरा चरण है, उसका नाम है प्रशासन के सिद्धांतों का काल। यह 1927 से 1937 के बीच रहा है। इस समय जितने प्रशासन में विचारक हुए हैं, सब लोगों ने प्रशासन को विज्ञान समझा है और विज्ञान के समान प्रशासन के सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास किया है। जैसे हेनरी फ्यूल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत विकसित किए, लूथर गोलिक ने 10 सिद्धांत विकसित किए, उर्विक ने शुरू में 8 और बाद में 29 सिद्धांत विकसित किए, मैरी पार्कर, इमूने, रेले ने 4 सिद्धांत विकसित किए। समझ रहे? तो इसमें जितने विचारक हैं, सब लोग का थ्रस्ट क्या रहा? विज्ञान के समान प्रशासन के भी सिद्धांत है और इन सिद्धांतों के आधार पर संगठन बनाया जा सकता है, संगठन का निर्माण किया जा सकता है, संगठन के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जा सकता है, दक्षता, मितव्ययता वगैरह वगैरह जितने भी संगठन में जो कंपोनेंट है, वो सब सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए, आपको याद होगा, जब आप शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो उसमें जब लूथर गोलिक का नाम आया था, तो उन्होंने बतलाया था कि ये सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत संगठन के आर्किटेक्टोनिक्स है। आर्किटेक्टोनिक्स का मतलब क्या? वास्तुशिल्प है। इनके ये संगठन को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। जो मैं अभी यहाँ पर एक डायग्राम बतलाया है, उस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि जो संगठन का आकार पिरामिडीय आप देख रहे हो, तो इस पिरामिडीय आकृति को प्रदान करने में कौन सा फैक्टर इंस्ट्रूमेंटल है। तो मैं बतला रहा हूँ, प्रशासन के जितने सिद्धांत है, सब मिलकर संगठन के आकार को क्या बना देते हैं? पिरामिडीय बना देते हैं। जिसमें पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत इत्यादि प्रमुख है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन प्रशासन के सिद्धांत की संख्या इतना ही नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था? हेनरी फ्यूल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत विकसित किए और कहा, ना तो यह फर्स्ट लिस्ट है और ना ही अंतिम लिस्ट है, अर्थात इसमें आवश्यकता अनुसार और भी सिद्धांतों को जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। लेकिन जो सिलेबस में ये मेंशन किया गया, तो हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रशासन के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? प्रशासन के सिद्धांत का मतलब हुआ प्रशासन विज्ञान है, और विज्ञान के भांति प्रशासन के भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो प्रशासन के संरचना, कार्य व्यवहार को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर आप संगठन में कार्य योजना बना सकते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर आप क्षमतावान लोगों को नियुक्त कर सकते हैं।
इन सिद्धांतों के आधार पर आप कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आप दक्षता, मितव्ययता और जो भी लक्ष्य प्राप्ति उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्रशासन क्या, संगठन क्या हुआ, सिद्धांतों का योग हुआ। और ये मैंने बताया है कि देखो, जो संगठन का जो सीढ़ी नुमा स्वरूप है वह कौन प्रदान कर रहा है, पद सोपान प्रदान कर रहा है। ये जो देख रहे हो कि एक ये अधीनस्थ एक पद मान लो, इस पद के बहुत सारे वरिष्ठ है, वह सब के बात को ना मानकर केवल एक वरिष्ठ के बात को मान रहा है, इसको आदेश की एकता कहते हैं। तुम्हारे ये देख रहे हो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो संगठन को धरातल प्रदान करता है, समतल स्तर प्रदान करता है। समझ, फिर आपको मैंने बोला जो संगठन की चौड़ाई जो इस तरह से है वो नियंत्रण विस्तार की वजह से, नियंत्रण विस्तार बढ़ जाएगा तो संगठन का आकार ऐसा हो जाएगा, नियंत्रण विस्तार कम हो जाएगा तो संगठन का आकार ऐसा हो जाएगा। संगठन में सत्ता का ऊपर जाना केंद्रीकरण, और संगठन में सत्ता का जाना नीचे जाना विकेंद्रीकरण। फिर आप देखते हो एक पद द्वारा दूसरे पद को सत्ता दिया जाना, कार्य दिया जाना प्रत्यायोजन हुआ, और एक पद के द्वारा दूसरे के या नीचे वाले पद के कार्यों को देखा जाना पर्यवेक्षण कहलाया। और देखते होगे आप लाल कलर में समन्वय सब में विद्यमान है, यानी संघ समन्वय संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे सत्ता और उत्तरदायित्व की बात बोले, चाहे आदेश की एकता की बात बोले, चाहे नियंत्रण विस्तार की बात बोले, हर जगह समन्वय समाहित है। समझ रहे हैं, वह मतलब इट्स नॉट ए सेपरेट प्रिंसिपल बट इज ए प्रिंसिपल इन विच इज इन्वॉल्व इन ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सभी में समाहित है। तो ये डायग्राम बताने की कोशिश किया। तो आज इसी पर हम लोग कुछ सिद्धांत टॉपिक करते हैं, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत को टेकअप करने का। इसलिए टेकअप करने का इसका मेन वजह है कि 40वां बीपीएससी में इस टॉपिक पर एक अच्छा क्वेश्चन आया था। तो इन तीनों टॉपिक को अगर हम लोग टेकअप कर ले तो संभवता है कि एक आंसर को हम लोग टेकअप कर सकते हैं जो 40वां बीपीएससी में आया था। तो क्वेश्चन देखिए, 40वां बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 4 पार्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले वाले भाग में कहा गया है पद सोपान का सिद्धांत और संगठन के ऊर्ध्वस्त विस्तार में हस्तांतरण की प्रक्रिया की प्रासंगिकता, यानी पद सोपान का सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता पूछा गया है। दूसरे वाले में पूछा गया है पद सोपान का पिरामिड की आकृति में परिवर्तित होने का कारण। तीसरा पूछा गया है संगठन के ढांचा को नियंत्रण विस्तार द्वारा प्रभावित करने का तरीका। और चौथा पूछा गया है पद सोपान को कैसे चौड़ा किया जाए, बराबर किया जाए, इसका उपाय। तो 4 पार्ट में क्वेश्चन बटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और इससे 2-3 टॉपिक इसमें मिला हुआ है। फिर जब तक आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो ये डायग्राम आपको बेहतर ढंग से बतलाएगा कि संगठन अगर पिरामिड है तो इसको आप जैसे आप देखते हो ना, हमारा जो शरीर, हम लोग का जो शरीर है, इस रूप में इसके कौन प्रदान करता है, तो आप बोलोगे कि वर्टिकल कॉलम हुआ जो पीछे है, फिर अल्ना हुआ, टिबिया हुआ, समर फीमर हुआ, ये सब मिलकर जितने भी हड्डी जो महत्वपूर्ण जो बोन है, और इस संगठन को पिरामिड स्कल हुआ, फिर सब मिलकर संगठन को, शरीर को क्या करें, एक कंकाल तंत्र बना रहे। उसी प्रकार संगठन को जो ढांचा है, कंकाल तंत्र कौन बना रहे हैं, तो इसमें 3 सिद्धांत खास तौर पर माने जाते हैं। पहला पद सोपान का सिद्धांत, दूसरा आदेश की एकता का सिद्धांत, और तीसरा सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत मिलकर संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करते हैं, और बाकी सिद्धांत जो है पिरामिडीय आकृति को प्रभावित करते हैं। समझ रहे हैं, तो एक है पहले 3 सिद्धांत आकार प्रदान करना, और बाकी सिद्धांत उसे प्रभावित करना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि संगठन के पिरामिडीय आकृति होने का कारण क्या है, तो पिरामिडीय आकृति होने के कारण आदेश की एकता हुआ, पद सोपान हुआ, और सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत हुआ। क्लियर है, तो ये यहाँ पॉइंट करना होगा कैसे हुआ सो। फिर आपको मैं बताऊं जैसे संगठन का नियंत्रण विस्तार द्वारा कैसे आकार को बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो मैं भी बतलाऊंगा। पहले हम लोग आज शुरू करते हैं पद सोपान का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्केलर, ए प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। समझ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पद सोपान का सिद्धांत पर यूपीएससी में भी
कई दफा क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी कई दफा क्वेश्चन है, समझ रहे। तो पद सोपान का हम लोग अभी देखते हैं कि पद सोपान संगठन का अगर कहा जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी आप कहीं भी चले जाएं तो पद सोपान की बात तो की जाती है। ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक कहावत प्रचलित है कि रैंक एंड फाइल को हमेशा मेंटेन किया जाना चाहिए। रैंक एंड फाइल, रैंक का मतलब हुआ हायरार्की, जो कौन आपके सीनियर है, कौन आपके सबऑर्डिनेट है, और फाइल का मतलब हुआ सब रिकॉर्ड्स को ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि जब आप पर जवाबदेही की बात होगी तो फिर यही दोनों आपके काम आएंगे, रैंक एंड फाइल। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से आप दोषी पाए जाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इस बात को बड़ा तवज्जो देते हैं कि रैंक एंड फाइल हमेशा मेंटेन होना चाहिए। घर में भी देखो या कहीं भी जाओ, रैंक एंड फाइल मेंटेन करके रहिए तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका अवज्ञा करेंगे, उल्लंघन करेंगे तो दिक्कत तो होना है। तो पद सोपान का मतलब क्या हुआ? पद सोपान संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, सभी संगठनों में समान रूप से पाया जाता है। मुने इसको क्या कहते हैं? मुने कहते हैं यह संगठन का सार्वभौमिक प्रकरण है। सार्वभौमिक प्रकरण का मतलब क्या होता है? हर जगह पाया जाने वाला घटक, कहीं भी चले जाइए ये आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। मुने और रेले इसको स्केलर प्रक्रिया के हैं, और हेनरी फ्यूल इसको क्या कहा है? स्केलर श्रृंखला। मतलब पद सोपान को और भी कई नाम से जाना जाता है। इसमें स्केलर श्रृंखला हुआ, स्केलर प्रक्रिया हुआ। अगर आपसे पूछता हो पद सोपान का अर्थ क्या होता है, तो पद सोपान का अर्थ मैं बतलाता हूँ। पद और सोपान दो शब्दों के योग से बना है। पद का मतलब होता है, एक कह सकते हो पद एक अवैयक्तिक अवधारणा, जिसका अर्थ कोई व्यक्ति नहीं होता है, जिसका अर्थ एक कर्तव्य होता है, और जो उस पद पर बैठता है वो पदधारी कहलाता है। तो पद एक कर्तव्य हुआ, कर्तव्य के साथ एक निश्चित मात्रा में सत्ता जुड़ी हुई है, सत्ता के साथ एक निश्चित मात्रा में उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा, वेतन, सम्मान सब जुड़ा हुआ है। क्लियर। और सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, तो पद सोपान का मतलब पदों का कर्तव्य के अनुसार, सत्ता के अनुसार, दायित्व के अनुसार सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर जो श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पद सोपान कहते हैं। पद सोपान का अंग्रेजी क्या होता है? हायरार्की होता है। HIERARCHY, हायरार्की। यह वर्चुअली शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया। और वहां पर इस शब्द का क्या अर्थ होता था? वहां पर यह अर्थ होता था धर्म गुरुओं के व्यवस्थित श्रृंखला। जो धर्म गुरु होते थे, पृष्ठ होते थे, उनको जो श्रृंखला से दर्शाया जाता था उसी को पद सोपान कहा जाता था। और अगर आप मेरे से पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल ऑफ हायर ओवर लोअर, उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण। उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण रखा जाना, यही पद सोपान का शाब्दिक अर्थ हुआ। और कंसेप्ट के रूप में पद सोपान क्या हुआ? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संगठन में ऊपर से नीचे तक सभी जो कर्मचारी होंगे, व्यक्ति होंगे, वह सोपान श्रृंखला में, आदेश श्रृंखला में बंधे होंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद सोपान कहते हैं। जब आप इस टॉपिक को तैयारी करोगे तो इस हर टॉपिक पर कम से कम एक या दो डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना आप जब लिखोगे तो एक दो डिफिनेशन देने से विषय पर आपकी पकड़ थोड़ा मजबूत दर्शाता है, समझ। इसलिए एक दो डिफिनेशन आप दे सकते हो, जैसे एल.डी. वाइट ने डिफिनेशन दिया है, रॉबर्ट प्रेस्टस ने डिफिनेशन दिया है, ग्लेडन ने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है, तो बहुत सारा डिफिनेशन है। तो मैं आपको सब डिफिनेशन तो रटने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ डिफिनेशन आप रट सकते हैं। जैसे एल.डी. वाइट क्या कहता है? तो एल.डी. वाइट कहता है कि पद सोपान जो है संरचना में ऊपर से नीचे की ओर, संरचना में ऊपर से नीचे की ओर जवाबदेही के विभिन्न स्तरों के माध्यम से, जवाबदेही के विभिन्न स्तरों के माध्यम से जो वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का जो सार्वभौमिक अनुप्रयोग दिख रहा है, उसी को हम पद सोपान कहते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ? एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान क्या हुआ? संगठन के संरचना में ऊपर से नीचे तक जवाबदेही के विभिन्न स्तरों के माध्यम से वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का सार्वभौमिक अनुप्रयोग।
समझ रहे? उसी प्रकार मिलेट क्या कहता है? मिलेट कहता है पद सोपान वह साधन है, वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एकजुट किया जाता है। ठीक है, बहुत दूसरे तरह का डेफिनेशन भी है। मैक्स वेबर का डेफिनेशन देख लो। मैक्स वेबर बोलता है कि कार्यालय का संगठन जो होता है, मतलब गवर्नमेंट का जो संगठन होता है, वह क्या करता है? आदेश की एकता का या पद सोपान का सिद्धांत का अनुपालन करता है, जिसमें क्या होता है? प्रत्येक जो पद होता है, प्रत्येक पद होता है उच्चतर पद के नियंत्रण के अधीन रहता है, पर्यवेक्षण के अधीन रहता है। प्रत्येक निम्न पद जो होगा उच्चतर पद के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहता है। तो 2-3 डिफिनेशन आप देख लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऊपर से नीचे तक, समझ रहे हैं? विभिन्न पदों का सोपान श्रृंखला में, सीढ़ी श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध होना, इसी को हम पद सोपान कहते हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ये पद सोपान का डायग्राम हो, जैसे ये पता नहीं, ये पद सोपान का डायग्राम, क्लियर है? ये पद सोपान ऊपर से नीचे तक विभिन्न पद जो श्रृंखला में बटे हुए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद सोपान कहते हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि मूने और रैले इसको स्केलर प्रक्रिया कहते हैं, और फिर हेनरी फ्यूएल इसको स्केलर श्रृंखला बोलते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, बतला सकते हैं आप कि पद सोपान और स्केलर श्रृंखला में फर्क क्या हो गया? तो मैं यही बतलाऊंगा कि स्केलर श्रृंखला जो हुआ कुछ इस प्रकार हुआ। यदि हम सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर ये अगर वर्गीकरण करेंगे ना, सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर, तो ये कहलाएगा स्केलर श्रृंखला। और अगर कार्य के आधार पर करे कर्तव्य का, तो ये कहलाएगा ये हुआ सत्ता और उत्तरदायित्व। ऐसे ऐसे अगर उतर रहा है, ये सत्ता उत्तरदायित्व वाला हो, तो ये कहलाएगा स्केलर श्रृंखला। और अगर केवल ऐसे उतर रहा है, यानी उच्चतर कार्य ऊपर, निम्नतर कार्य नीचे, तो ये पद सोपान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये पद सोपान कहला रहा है। और ये क्या कहला रहा है? आदेश श्रृंखला कहला रहा है। तो फिर से समझ लीजिए, अच्छा चीज है। जब आप पद सोपान बोलते हो, तो पद सोपान में कार्य के आधार पर कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। कार्य के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध, यानी उच्चतर कार्य को ऊपर, निम्नतर कार्य को नीचे। जब यह बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो? इधर क्या कहते हैं उसको? स्केलर श्रृंखला जब आप बोलते हो, स्केलर श्रृंखला जब बोलते हो, तो उसमें क्या होता है? पद सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार, सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध करना। यहाँ कार्य के अनुसार, यहाँ सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार, दोनों के में कर्तव्य को ही श्रृंखलाबद्ध किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कार्य के अनुसार किया जा रहा है, यहाँ सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार किया जा रहा है। तो ये सीढ़ी ऐसा लगता है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन दोनों है एक ही चीज। क्लियर है? क्यों इसलिए बतला रहा हूँ कि जब आप कर्तव्य बोलते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्तव्य मतलब कार्य प्लस नैतिकता। कार्य के साथ नैतिकता को जोड़ दो तो कर्तव्य हो गया, और कर्तव्य को ही हम लोग दायित्व कहते हैं। और दायित्व के बाद जो उत्पन्न समस्या, उसको उत्तरदायित्व कहते हैं। और उससे जुड़ा हुआ जो एडेड पॉइंट हुआ, सत्ता कहलाता है। तो कर्तव्य के साथ सत्ता जुड़ा हुआ है, कर्तव्य के साथ ही उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है, और कर्तव्य के साथ ही कार्य भी जुड़ा हुआ है। तो यदि कार्य के आधार पर कर रहे हैं तो पद सोपान, और सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार कर रहे हैं तो स्केलर श्रृंखला। और कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्लियर है? तो पद सोपान जब आप बोलते हो, तो ये पद सोपान हुआ। जैसे देखो इस तरह से पद सोपान बना, मतलब ए बी, जैसे देख सकते हो। इसको मान लो ए रख लेते हैं, इसको बी रख लिया, इसको सी रख लिया, इसको डी रख लिया, इसको ई रख लिया, इसको एफ रख लिया। तो ये क्या हुआ? पद सोपान बना। बी क्या हुआ? ए के अधीनस्थ हुआ। सी क्या हुआ? बी के भी अधीनस्थ हुआ, ए के भी अधीनस्थ हुआ। यानी सी बी के माध्यम से ए के भी अधीनस्थ होता है। इसी प्रकार डी क्या हुआ? सी और बी के माध्यम से ए के अधीनस्थ हुआ। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक सभी क्या होते हैं? वरिष्ठ, और सब लोग आदेश श्रृंखला में बधे हुए। समझ, यही पद सोपान कहलाता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। पद सोपान का सिद्धांत जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मैंने आपको क्या बतलाया? यह संगठन के उन चंद सिद्धांतों में एक है जो संगठन को क्या करता है? पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। और इस सिद्धांत का अपना, आप देखोगे, अपना प्रिंसिपल्स है, इसका अपना प्रोसेस है, और अपना इफेक्ट भी है। तीनों चीज है। मतलब यह सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत नेतृत्व को उत्पन्न करता है,
पद सोपान का सिद्धांत प्रत्यायोजन का कारक है और पद सोपान का सिद्धांत कार्यात्मक परिभाषा का निर्धारक है। इस प्रकार बोल सकते हो, जब आप पद सोपान बोलते हो तो पद सोपान के साथ ही नेतृत्व, पद सोपान के साथ ही प्रत्यायोजन और पद सोपान के साथ ही कार्यात्मक परिभाषा भी जुड़ा हुआ है। और यह संगठन के चंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में है जो संगठन को क्या करता है, पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। तो संगठन ऊपर से नीचे तक ये जो बंधा हुआ है वह आदेश श्रृंखला के माध्यम से ऊपर से नीचे तक आया है, इसे को हम पद सोपान कहते हैं। यह आदेश श्रृंखला एक संचार के माध्यम के रूप में काम कर रहा है और इसी के माध्यम से आदेश ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं, जवाबदेही नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कार्य संपन्न हो रहे हैं और संगठन जो है वह प्रत्यायोजन के माध्यम से कार्यात्मक रूप से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो पद सोपान पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक कार्यात्मक रूप से जोड़ देता है। समझ रहे, आदेश श्रृंखला का माध्यम प्रदान करता है, संचार के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो पद सोपान एक सार्वभौमिक प्रकरण है और हर संगठन में देखने को मिलता है और इसको आप समझ लो रीढ़ के भांति हुए। जो शरीर में रीढ़ का महत्व हुआ वही महत्व किसका होता है, संगठन में पद सोपान का होता है कि नहीं, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो पद सोपान सब संगठनों में मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इवन घर पे जाके देखो, हम लोग घर में भी दादाजी, आप पापा हैं, आप हो, आपके नीचे एक हायरार्की बना है कि नहीं बना है, समझ रहे थे, इसको हम लोग नातेदारी भी कहते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पद सोपान हर जगह मिलता है और ये मेंटेन भी किया जाना चाहिए और किया जाता भी है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो पूरे संघ परिवार में अनुशासन अव्यवस्था सब फैल जाएगा। उसी प्रकार संगठन में यदि इसका अवहेलना हुआ तो फिर क्या होगा, संगठन में अव्यवस्था आ जाएगी। इसलिए पद सोपान का पालन तो होना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। तो पद सोपान के कई लाभ है, तो क्या क्या लाभ है बता सकते हैं आप। तो पहला लाभ है कि यह संगठन में आदेश उद्देश्य की एकता, समझ रहे ना, और एक रूपता बनाए रखता है। यह संगठन में उद्देश्य की एकता और एक रूपता बनाए रखता है। दूसरा, यह संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। तीसरा, यह प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करता है। चौथा, क्या करता है, यह जो होता है संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। फिर यह समन्वय का स्वयं सिद्ध माध्यम है, यानी पद सोपान का होना मतलब समन्वय का होना। इसके बाद क्या करते हैं, यह निर्णय का विभिन्न केंद्र स्थापित करता है, निर्णय का विकेंद्रीकरण करता है। यह सत्ता का प्रत्यायोजन को आधार प्रदान करता है। यह कार्यकरण को सहज और सरल बनाता है। समझ रहे, यह क्या करता है, संगठन में अनुशासन, कार्य व्यवस्था और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तो आप देहिता, आप देखो कार्य व्यवस्था, आप देखो नियंत्रण, आप देखो अनुशासन, उन सब के दृष्टि से पद सोपान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रशासन सरकारी संगठनों में देखते होंगे कि इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। अनुशासन का बहुत महत्व है, कार्य व्यवस्था का बहुत ज्यादा महत्व है, सह नियंत्रण का बहुत ज्यादा महत्व है, जवाबदेहिता का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए सरकारी संगठनों में पद सोपान को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दिया जाता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि सरकारी संगठनों में पद सोपान को एक महिमा मंडित तकनीक क्यों माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जवाबदेहिता, नियंत्रण, कार्य व्यवस्था, अनुशासन, ये सब के दृष्टि से इसका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ आया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कुछ विशेषता बतलाओ तो पद सोपान का, तो पहला तो बोलोगे कि प्रत्यायोजन का कारण है, दूसरा बोलोगे नेतृत्व को प्रदान करता है, तीसरा कार्यात्मक परिभाषा देता है, चौथा संगठन में उद्देश्य की एकता और एकरूपता बनाए रखता है, नेक्स्ट यह संचार के माध्यम के रूप में काम करता है, यह कार्य व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है, यह समन्वय का स्वयं सिद्ध माध्यम है, यह नियंत्रण सुनिश्चित करता है। ये सब बतलाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आएगी आपको। अब बतलाओगे, लेकिन जहाँ पर सोपान का कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण परिसीमा है। यही कारण है कि आप देखते होंगे जब हम 9 लोक प्रशासन पढ़ रहे थे तो रॉबर्ट गोलम्बस्की ने 9 लोक प्रशासन में 3 प्रतिलक्ष्य बतलाए थे। तो एक प्रतिलक्ष्य ये भी था,
एंटी हायरार्किक या एंटी ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि पद सोपान को खारिज करता है। तो 9 लोक प्रशासन यानी पद सोपान के कुछ महत्वपूर्ण परिसीमा है। तो सबसे पहला परिसीमा क्या है कि लाल फीताशाही और विलंब को जन्म देता है। नियमों की जटिलता को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि विलंब होने लगता है। दूसरा क्या है, ये संगठन में आकार को ना बड़ा लंबा बनाता है, ऊर्ध्वाधर बनाता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर वाले पद का नीचे वाले पद के साथ प्रत्यक्ष संपर्क टूट जाता है। इसके अलावा क्या करते हो, यह संगठन में गतिशील मानवीय संबंधों के विकास में बाधक है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, यह ऊंच नीच के भावना को बढ़ा देता है। यह अधीनस्थों में पहल प्रवृत्ति, जवाबदेहिता की भावना इत्यादि को क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, कम कर देता है। मतलब संगठन में गतिशील मानव संबंध एक टीम के रूप में जो संगठन काम करे, ये पद सोपान में संभव नहीं है। सीनियर सबऑर्डिनेट आएगा, मैं सीनियर हूँ, नीचे वाला सबऑर्डिनेट है, वो मेरे से इंफीरियर है, ये सब बड़ी बातें होती है। लाल फीताशाही हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, समझ लो, ये सब कुछ महत्वपूर्ण। तो सबसे बड़ा दिक्कत इसका लाल फीताशाही और विलम्ब। और आपको पता है सरकार में सब काम में विलम्ब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ कार्य में तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत होती है, कुछ कार्य में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है, विलम्ब हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो उस परिस्थिति में हेनरी फेयल जो है, जो पद सोपान के प्रबल समर्थक है, उन्होंने क्या कहा कि पद सोपान जो है का समान परिस्थिति में अनुपालन आवश्यक है, ठीक है, लेकिन जब ये दुष्प्रभाव करने लगे तो ये घातक हो जाएगा। समझ रहे हैं, समान परिस्थिति में पद सोपान को आपको छोड़ना ठीक नहीं है, मत छोड़िए पद सोपान में। लेकिन अगर ये घातक सिद्ध हो रहा है और फिर आप उसको पकड़े हुए तो और भी घातक है। क्लियर है। इस परिस्थिति में हेनरी फेयल ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है गैंग प्लांक। गैंग प्लांक का मतलब होता है स्तर लांघना, इसको लेवल जंपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी दो पद स्तर सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। अदरवाइज पद सोपान में देखो ये एकदम फाइल मेंटेन हायरार्की मेंटेन करेगा। अगर इन जनरल देखा जाए कि पद सोपान को अगर मान इसको हम B1 कर दे, इसको C1 कर दे, इसको D1 कर दे, E1 कर दे और F1 कर दे, मोटा मोटा समझ लो, F को कोई फाइल A के पास भेजना तो F डायरेक्ट A को नहीं भेजेगा, F E को भेजेगा, E D को भेजेगा, D C को भेजेगा, C B को भेजेगा, फिर A को पहुंचेगा। अगर मान लीजिए F को या E को कोई फाइल C1 के पास भेजना तो पद सोपान में डायरेक्ट नहीं भेज सकता है, वो इधर जाएगा फिर इधर आएगा, उसमें तो बड़ी टाइम निकल सकता है। तो उस परिस्थिति में गैंग प्लांक के द्वारा आप सीधा संपर्क साध सकते हो। मतलब E डायरेक्ट C1 के कांटेक्ट में आ सकता है, E डायरेक्ट E1 के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन दैट शुड नॉट बी रेगुलर फेनोमेना। ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ये केवल तीव्र संचार के आवश्यकता के लिए होना चाहिए। और इसमें भी जरूरी है कि दोनों जो है, जो भी हो, अपने अपने वरिष्ठ को अप्रूवल कर ले, वरिष्ठ से अप्रूवल ले ले, तभी बेहतर होगा। क्योंकि अगर किसी प्रकार से अव्यवस्था या कुछ दिक्कत हो तो फिर कोई व्यवस्था हो जिसको इसको सॉर्ट आउट कर सके। तो जो गैंग प्लान का जो कंसेप्ट उन्होंने दिया है, एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दिया है गैंग प्लान का कंसेप्ट एक सप्लीमेंट के रूप में कि अगर आपको संचार दिक्कत हो रहा हो, आपको तीव्र संचार चाहिए, तो आप गैंग प्लान पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्विक भी इस पर बहुत वर्क किया। उर्विक बोला कि जिस प्रकार हर घर में एक निकासी व्यवस्था होती है, उसी प्रकार संगठन में भी पद सोपान आवश्यक है जो निकासी व्यवस्था के रूप में काम करता है। लेकिन घर में निकासी को एकमात्र संचार का माध्यम मान लेना, निकासी का मतलब ड्रेनेज हो रहा है, नाली वाला, तो निकासी को संचार का एकमात्र व्यवस्था मान लेना अनावश्यक होगा। समझ रहे हैं, वो फायदे में उसी प्रकार पद सोपान को संचार का एकमात्र माध्यम मान लेना भी घातक होगा। तो उर्विक का लैंग ठीक इस प्रकार है कि पद सोपान का संगठन में वही महत्व है जो घर में ड्रेनेज सिस्टम का है, ठीक है। और पद सोपान को संचार का एकमात्र माध्यम मान लेना उतना ही अनावश्यक है जितना कि घर में ड्रेनेज सिस्टम को संचार का एकमात्र माध्यम मान लेना या ड्रेनेज सिस्टम पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, आवश्यकता से अधिक समय देना। क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और आज देखो, जो हम लोग 21वीं सदी में एक बार हाल में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि वैश्वीकरण के दौर में, समझ आज उदारीकरण वैश्वीकरण का दौर चला, पद सोपान
मतलब लाभ कम और परेशानी ज्यादा उत्पन्न करता है, बिल्कुल उत्पन्न करता है। आज हर जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट देखते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध की जरूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पर टीम वर्क की जरूरत है, तो वहाँ पद सोपान काम नहीं कर पाता, वहाँ ऊंच नीच की भावना काम नहीं कर पाता, वहाँ पर चाहिए सबको एक दल के रूप में काम कर रहा। तो आज देख रहे हो पद सोपान कई जगह क्या होता है, बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता। यहाँ एक तरफ देखो गवर्नमेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, एक तरफ आतंकवादी वगैरह को ले लो, या तो वहां पर देखोगे कि अगर पुलिस में हायरार्की पर जरूरत से ज्यादा बल दिया गया, वरिष्ठ अधीनस्थ ज्यादा फेलिंग रहेगा, तो कभी वो टीम के रूप में काम नहीं कर पाएगा। और उधर आतंकवादी वगैरह पूरे टीम के रूप में काम करते, तो निगटने में मैनेज करने में कठिनाई होती है। इसलिए आज के तारीख में देखते इस तरह का कोऑर्डिनेशन टीम बनाया जाता है, उस तरह का खास दस्ता बनाया जाता है उससे निपटने के लिए, और कारगर भी सिद्ध हो रहा है। तो आज देखोगे कि पद सोपान का जो सिद्धांत है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए, अपना सैद्धांतिक महत्व थोड़ा खो रहा है। आज उसका लिटरल इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। क्यों? आज घर में भी उतना कठोरता से, मतलब वरिष्ठ ऊंचा नीचा वाली बात या बड़ा छोटा वाली बात नहीं, बल्कि सब लोग फ्रेंड के रूप में रहते हैं। उसी पर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखोगे कि आज सब लोग फ्रेंड के रूप में काम करते हैं, टीम के रूप में काम करते हैं। तो उस परिस्थिति में आज पद सोपान का जगह छोटा छोटा नेटवर्क समूह ले रहा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, जिसको पंखा कीर्ति संगठन कहते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है आपने? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स देखते होंगे, पढ़े होंगे आपने, कि एक ऐसा संगठन जो इस प्रकार होता है, आप उसमें जैसे चाहे उसे मैनेज कर सकते हो, मतलब एक फ्लैक्सी अरेंजमेंट जो आवश्यकता अनुसार मैनेज किया जा सकता है। तो आज संगठन में पद सोपान कमजोर पड़ता जा रहा है, और इसके स्थान पर कौन जगह ले रहा है? आज इसके स्थान पर जगह ले रहा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया आपको? तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। तो पद सोपान का जहां तक सैद्धांतिक महत्व है, पहले ही बना हुआ था, आज भी बना हुआ है, लेकिन जहां तक इसका व्यवहारिक महत्व है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, आज थोड़ा वह कमजोर पड़ रहा है, आज अपनी महत्ता खो रहा है। और आज इसके स्थान पर दूसरे व्यवस्था जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पंखा कीर्ति संगठन, या फिर छोटे छोटे नेटवर्क समूह आज इसका जगह लेते जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इसका सैद्धांतिक महत्व आज भी बना हुआ है। और जहां तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका महत्व इसलिए ज्यादा रहता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन महत्वपूर्ण माना जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नियंत्रण महत्वपूर्ण माना जाता है, जवाबदेहिता महत्वपूर्ण माना जाता है, और पद सोपान में ये सब प्रचुर रूप से होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पद सोपान को जरूरत से ज्यादा या समुचित महत्व दिया जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब जरा देखते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। तो आदेश की एकता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। समझ रहे हैं? आदेश की एकता का सिद्धांत का मतलब होता है कि संगठन में एक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ आदेश दे, यानी एक से अधिक वरिष्ठ आदेश ना दे। अगर एक से अधिक वरिष्ठ किसी सबऑर्डिनेट को आदेश देना शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा? सबऑर्डिनेट कंफ्यूज कर जाएगा, किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने। होता कि नहीं? जनरली होता कि नहीं? जनरली आप देखोगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में चार, जैसे बोलते हैं ना, 100 जोगी मठ उजाड़, कहते कि क्यों बोलते हैं 100 जोगी मठ उजाड़? मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा उसका प्रधान बन जाएगा, तो फिर कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर देना स्वाभाविक है, और फिर संगठन का बिखरना संभव है। इसलिए आदेश की एकता संगठन का पद सोपान के सिद्धांत के जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह संगठन को क्या करता है? पिरामिडीय आकृति प्रदान करने में मदद करता है। तो मैंने आपको बताया संगठन को पिरामिडीय आकृति मुख्य रूप से 3 सिद्धांत देते हैं। पहला पद सोपान का सिद्धांत, जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी पद क्या होते हैं? आदेश श्रृंखला में बंधे होते हैं। फिर आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसमें एक अधीनस्थ को एक ही वरिष्ठ आदेश दे या सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा होता है सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगक्षम होना चाहिए, अर्थात यदि किसी को सत्ता दिया जाए तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दिया जाए, और किसी को उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसी मात्रा में सत्ता दिया जाए। अगर इसका उल्लंघन होता है, अवहेलना होता है, तो फिर इसके घातक परिणाम होते हैं। समझ लेते? इसलिए ये तीनों चीज
आवश्यक है और तीनों पर ही संगठन पिरामिडीय आकृति ग्रहण करता है। क्लियर है? तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आदेश की एकता के सिद्धांत का। तो आदेश की एकता का सिद्धांत का आप कह सकते हो मतलब एकल समादेश का सिद्धांत या एक अधीनस्थ एक प्रधान का सिद्धांत भी कह सकते हो। मतलब एक अधीनस्थ को केवल और केवल एक वरिष्ठ आदेश दे। हमारे ये सिद्धांत संगठन के, मैंने आपको क्या बताया, बुनियादी सिद्धांतों में जो संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान कर रहा है। इस सिद्धांत को भी कई विचारकों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। एक दो डिफिनेशन चाहो तो ले सकते हो। जैसे हेनरी फेल क्या कहता है, चाहे जो भी क्रियाकलाप हो, नो मैटर, एक कर्मचारी को केवल और केवल एक वरिष्ठ आदेश मिलना चाहिए। ये कौन बोलता है? हेनरी फेल कहता है। उसी प्रकार पीफनर और प्रेस्टस भी कहता है कि संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक और केवल एक नेता को रिपोर्ट करना चाहिए। समझ रहे? तो आप देखते हो कि बोला कॉमन फिनोमेना कि आदेश की एकता सभी संगठनों में तवज्जो दिया जाता है। अगर किसी अधीनस्थ को एक से अधिक वरिष्ठ आदेश देने लगे तो कंफ्यूजन होना ही होता है। आपको शायद नहीं याद होगा लेकिन मुझे याद आता है कि आज से बहुत साल पहले टीवी, उस समय ना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का, वीडियो होता था ना, वीसीआर वगैरह का दौर था, वीसीपी का दौर था। तो उस समय ओनिडा का वीसीपी बाजार में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। वीसीपी जिसमें सीडी वगैरह लगाते थे वो प्ले करता था। तो एक टीवी पर एड आता था, उस एड में दिखला रहा है कि रामू है, घर का नौकर है और सबको खाना परोस रहा है। क्लियर है? और सब लोग रामू को आदेश पर आदेश दे जा रहे। कोई बोला रामू रोटी लाओ, कोई बोला रामू सब्जी लाओ, कोई बोला रामू पानी लाओ। और रामू इसी चक्कर में एक आदेश खत्म किया नहीं कि दूसरा आदेश खत्म नहीं हो गया, तीसरा आदेश। एक तरह से रामू पूरा चंगला गया। समझ रहे? अब इधर सपोज करो रामू रोटी लेकर आ रहा है। क्लियर है? उसी समय ना कॉलवेल घर का बजता और कोई गेट पर कोई आ रहा होता है। क्लियर है? और उसी समय जो ओनिडा का जो वीसीपी था वो बंद हो गया था। तो दो आदमी ने एक आदेश दिया। एक ने आदेश दिया रामू देखो गेट पर कौन आया है, और दूसरा बोला रामू देखो वीसीपी बदल गया है, खत्म हो गया, उसको बदल दो। रामू कंफ्यूज कर गया किसके बात को माने किसके बात को ना माने। वो गया वीसीपी के पास और वीसीपी उलट के बदले ना वीसीपी की जगह रोटी को डाल दिया। तो रोटी भी गोल होता, वीसीपी भी गोल होता, तो वीसीपी की जगह रोटी लगा दिया। समझ रहे थे? खैर तो ओनिडा का वीसीपी था, उसको रीड कर लिया, लेकिन इन जनरल रोटियां को वीसीपी रीड नहीं करती, लेकिन तो ओनिडा का खासियत हुआ। तो ऐसा मैंने उस समय देखा आदेश की एकता का उल्लंघन का परिणाम देखा कि नहीं। अगर आदेश की एकता का उल्लंघन कम से कम 4-5 हजार 8-9 हजार का वीसीपी, वो तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर उस ओनिडा के में वीसीपी की जगह या कैसेट की जगह सीडी की जगह आपने वो लगा दिया तो होता कि नहीं होता है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। जब कि आदेश की एकता का उल्लंघन होगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। और हेनरी फेल इसके बड़े समर्थक है। हेनरी फेल क्या कहते हैं कि जैसे आप आदेश की एकता का उल्लंघन देखते हैं, जैसे आदेश की एकता का उल्लंघन होने लगता है, सत्ता का अवमूल्यन होने लगता है। सत्ता का अवमूल्यन होने लगेगा, अनुशासन डगमगाने लगेगा, कार्य व्यवस्था बिगड़ जाएगा, संगठन का स्थायित्व को चुनौती मिलने लगेगा। समझ? और ये भी असहजता हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ? और ये भी संभव है कि एक चालाक अधीनस्थ जो रहेगा वो दो वरिष्ठों को आपस में भिड़ाकर अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक अधीनस्थ दो वरिष्ठों को लड़ा दिया और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। तो इस परिस्थिति में आदेश की एकता का अनुपालन होना ही चाहिए। अगर आदेश की एकता का अनुपालन होगा तो क्या क्या होगा? संगठन का पिरामिडीय आकृति बनेगा, नंबर 1। दूसरा, समन्वय बना रहेगा, कार्य व्यवस्था बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा, सत्ता का प्रभाव बना रहेगा, संगठन में स्थायित्व बना रहेगा, उद्देश्य की एकता बना रहेगी, और धूर्त और चालाक मतलब कह सकते हो अधीनस्थों को षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने तो इसलिए आदेश की एकता का अनुपालन तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। 5 लाभ मतलब आदेश की एकता का लाभ मतलब 5। पहला मैं बोलूंगा आदेश की एकता का लाभ हुआ कि संगठन में स्थायित्व बना रहेगा। दूसरा, सत्ता का स्थायी मतलब प्रभाव बना रहेगा।
तीसरा, अनुशासन ठीक ठाक रहेगा। चौथा, संगठन में सब चीज सहज और सुगम ढंग से चलता रहेगा। संगठन का आकार पिरामिडीय बनेगा। और क्या होगा बतलाया जाए। और नापाक साजिश जो होता है अधीनस्थों को, उसको दाल नहीं गलेगी। क्लियर है। तो संगठन में समन्वय, तालमेल, व्यवस्था सब सुनिश्चित होगा। इसलिए संगठन में आदेश की एकता का अनुपालन क्या है, आवश्यक है। देयर इज नो कंफ्यूजन। आदेश की एकता का समर्थन केवल हेनरी फेयल ही नहीं किए, बल्कि लूथर गुलिक और ओरविग भी किया। लूथर गुलिक और ओरविग क्या कहता है कि सभी सरकार के जो जाने माने संगठन है, बड़े संगठन है, उन सभी संगठनों में बगैर अपवाद आदेश की एकता का क्या होता है, अनुपालन होता है। चाहे आर्मी ले लो, चाहे सीबीआई ले लो, चाहे रॉ ले लो, चाहे और भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब में आदेश की एकता का अनुपालन होता है। उनका मानना है लूथर गुलिक का कि आदेश की एकता का थोड़ा कठोरता से अनुपालन करेंगे तो कुछ कठिनाई हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये कठिनाई जो होगा आदेश की एकता के उल्लंघन से उत्पन्न अव्यवस्था, भ्रम, गैर जवाबदेहिता और कुशलता इत्यादि के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने बोलता कि सत्य का बोलने में कुछ कठिनाई हो सकती है, सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई होगी, लेकिन वह कठिनाई जो है वह झूठ के मार्ग में कठिन से चलने से जो अव्यवस्था और जो दिक्कत उत्पन्न होने वाले उसके मुकाबले कुछ नहीं। उसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं कि आदेश की एकता के मार्ग में चलने में कुछ कठिनाई होगी, लेकिन वह कठिनाई आदेश की एकता के उल्लंघन से उत्पन्न जो समस्या उसके मुकाबले कुछ नहीं होता। क्लियर है। तो मतलब आदेश की एकता का समर्थन किसने किया, हेनरी फेयल ने किया, फिर लूथर गुलिक ने किया, ओरविग ने किया, यानी जितने शास्त्रीय विचारक हैं सब लोगों ने आदेश की एकता का समर्थन किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदेश की एकता का परिसीमा पर वर्कआउट भी बहुत लोग करते, बहुत लोग मानते कि आदेश की एकता व्यवहार में संभव नहीं है। सेकुलर हडसन ही कहते हैं कि आदेश की एकता छोटे मोटे संगठन में चल जाएगा, सरकार जैसे बड़े संगठन में शायद ही संभव है। सरकार जैसे बड़े संगठन में एक अधीनस्थ को कई वरिष्ठों से आदेश मिलता है और वह किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकता। वह समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सेकुलर हडसन ने क्या मानना है कि छोटे संगठनों में संभव है, लेकिन सरकार जैसे विशाल संगठनों में संभव नहीं है, क्योंकि सरकार में एक अधीनस्थ के कई प्रधान होते हैं और वह किसी के भी आदेश को अनदेखा नहीं कर सकता। मिलेट भी कुछ इसी तरह से बोलता है कि आदेश की एकता का पूरी तरह से उस रूप में तो पालन नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन में कम से कम दो प्रकार के कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य और तकनीकी कार्य, और दोनों के लिए अलग अलग विषय वस्तु और विशेषज्ञता होती है। तो इस परिस्थिति में दोनों का अलग अलग प्रधान होना चाहिए और एक अधीनस्थ को दोनों विषयों पर अलग अलग वरिष्ठ से आदेश मिले और किसी भी परिस्थिति में कन्फ्लिक्टिंग आदेश ना मिले। क्लियर है। उसी प्रकार साइमन भी बोलते हैं कि आदेश की एकता का संभव व्यवहार में नहीं है, क्योंकि आदेश की एकता से विशेषज्ञता का सिद्धांत का उल्लंघन होता है। आदेश की एकता का सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक टेलर भी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि आदेश की एकता से विशेषज्ञता युक्त मार्गदर्शन संभव नहीं है, तो वैज्ञानिक प्रबंध संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण अवधारणा दिया है, जिसमें एक अधीनस्थ को 8 अलग अलग विषय पर 8 अलग अलग पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार आप देखते हो कि आम व्यवहार में आदेश की एकता संभव नहीं है। यूपी में बहुत पहले किताबें मैंने देखा था, एक सर्वे था, केस स्टडी था कि उत्तर प्रदेश के जिला में कलेक्टर को ऊपर से 35 विभागों से आदेश मिलता है और नीचे 23 विभागों को आदेश देता है। इस प्रकार व्यवहार में आदेश की एकता का प्रयोग संभव नहीं है। और खासतौर पर आज तो बोर्ड और आयोग प्रकार के संगठन के चलने से या फिर मंत्रणा और सहायक अभिकरणों के संख्या में बढ़ोतरी से आज आदेश की एकता का अनुपालन कठोरता से वैसे भी संभव नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आदेश की एकता के सिद्धांत में थोड़ा समायोजन करना होगा। आज विशेषज्ञता के युग में आदेश की एकता को उस रूप में स्वीकारना संभव नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक अधीनस्थ को अलग अलग विषयों पर
अलग अलग पर्यवेक्षक द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही क्षेत्र में एक अधीनस्थ को एक से अधिक वरिष्ठ आदेश ना देने पाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर एक अधीनस्थ को एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वरिष्ठ आदेश देंगे तो फिर उल्लंघन दिक्कत तो होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र में एक ही वरिष्ठ आदेश दे। चलिए, तो आज आप नटशेल में क्या बोलोगे कि आदेश की एकता का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से आज भी प्रासंगिक है, लेकिन व्यवहारिक अनुप्रयोग में इसमें कुछ व्यवहारिक समायोजन की गुंजाइश है। क्लियर। एक जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आप जाओगे तो पूछेगा कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या फर्क है। दोनों सिद्धांत हेनरी फेयली दिया है, दोनों में क्या फर्क है। तो आप बोलोगे आदेश की एकता का मतलब होता है एक अधीनस्थ को एक वरिष्ठ से आदेश मिलना चाहिए, और निर्देश की एकता का अर्थ होता है एक योजना का एक प्रधान होना चाहिए, एक योजना का एक से अधिक प्रधान ना होना चाहिए। ठीक है। अब जरा लास्ट हम लोग देखते हैं आज का जो हमने बोला नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हैं। यह सिद्धांत जो होता है संगठन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा कि मैंने बताया इस संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान तो नहीं करता है, आकृति को प्रभावित जरूर करता है। संगठन अगर ऐसे है तो भी आज नियंत्रण विस्तार की वजह से, और ऐसे है तो वो भी नियंत्रण विस्तार की वजह से। नियंत्रण विस्तार बढ़ाते जाएंगे, संगठन फैलता जाएगा, नियंत्रण विस्तार कम होते जाएगा, संगठन का आकार क्या हो जाएगा, शार्पन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता हो कि नियंत्रण विस्तार का मतलब क्या होगा तो क्या बोलोगे। तो नियंत्रण विस्तार का मतलब होता है अधीनस्थों का वह अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी नियंत्रण रख सकता है। क्या कहने का मतलब हुआ, यदि एक अधीनस्थ एक वरिष्ठ 5 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रख सकता है तो नियंत्रण विस्तार 5 हो गया, और कोई वरिष्ठ अगर 7 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है तो ये क्या हुआ, नियंत्रण विस्तार 7 हुआ। यानी ये जो कंसेप्ट है यह वर्चुअली जो है अधीनस्थों के अधिकतम संख्या से ताल्लुकात रखता है, जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से ध्यान दे पाता है। ये सिद्धांत इस धारणा पर टिका हुआ है कि हर व्यक्ति का एक निश्चित शारीरिक और मानसिक क्षमता है, और उसी शारीरिक और मानसिक क्षमता के दायरे में वह एक अधीनस्थ संख्या में एक निश्चित संख्या में अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। यह जो सिद्धांत है मैनेजमेंट में कंसेप्ट है, जो कहते हैं प्रबंध में, मतलब कहते हैं ना स्पान ऑफ अटेंशन, अवधान के विस्तार से जुड़ा हुआ है। समझ, अवधान का विस्तार को अंग्रेजी में स्पान ऑफ अटेंशन कहते हैं, जिसके जनक ग्रेग कुनाज है। क्या नाम है उनका, V.A. ग्रेग कुनाज नाम है। ये उन्हीं के द्वारा दिया गया, ग्रेग कुनाज के द्वारा दिया गया। समझ रहे, अवधान का विस्तार। समझ रहे, अवधान का विस्तार का अर्थ क्या होता है, मतलब तो अवधान का विस्तार का अर्थ होता है वह व्यक्ति, प्रक्रिया या घटकों की वह अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से ध्यान दे पाता है। यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस और कंपोनेंट which are effectively attended by an individual is called a span of attention। जैसे कोई आदमी को देखते हैं कि साथ 5 काम को बड़ा बढ़िया कर लेता है, एक आदमी को देखते हैं एक साथ 5 व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाता है। कोई आदमी, अब जरा मोदी, मेरे प्यारे देशवासी, 130 करोड़ देशवासी जैसे बोलते हैं 130 करोड़ लोगों का दिल धड़क जाता है। यानी उनका स्पान ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है। अब कुछ लोग क्या होता है अपना भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका नियंत्रण विस्तार बहुत ही कम होता है। क्लियर, क्योंकि हर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या होता है, सीमित होता है। तो एक निश्चित संख्या में वह क्या करेगा, अधीनस्थों को कंट्रोल कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नियंत्रण विस्तार एक्चुअली होना कितना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन होना चाहिए नहीं, नियंत्रण विस्तार कितना होना चाहिए। अब होता क्या कि नियंत्रण विस्तार का नियंत्रण के साथ इनवर्स रिलेशन है। नियंत्रण विस्तार जितना ज्यादा होगा नियंत्रण का मात्रा उतना कम होगा, नियंत्रण विस्तार जितना कम होगा नियंत्रण का ज्यादा उतना ही, नियंत्रण का मात्रा उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग देखते हैं
कि वर्चुअली शास्त्रीय सिद्धांत जो शुरू के थे उसमें नियंत्रण पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, तो बहुत नेचुरल है कि वे नियंत्रण विस्तार कम की बात करेंगे। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत हुए उनमें नियंत्रण को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, इसलिए वे अधिक नियंत्रण के विस्तार की बात करते। तो आप देखो सब लोग अलग अलग राय रखते हैं। जैसे ग्रेकुनाज खुद ही बोलता है कि नियंत्रण विस्तार 6 होना चाहिए, ओरिविक बोलता है कि संगठन के शीर्ष पर 5-6 और नीचे 8 से 12 होना चाहिए। समझ रहे, हार्डन समिति इंग्लैंड का वो बोलता है 10 से 12 होना चाहिए। समझ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, हैमिल्टन बोलते हैं कि नियंत्रण विस्तार 3 से 4 होना चाहिए। यानी जो शुरू में शास्त्रीय विचारक जितने वे लोग कम नियंत्रण विस्तार का समर्थन किए, क्योंकि उन लोग नियंत्रण पर ज्यादा तरजीह देते थे, जबकि व्यवहारवादी विचारक साइमन जो है वे क्या बोलते हैं, नियंत्रण विस्तार 100 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी में नियंत्रण पर ज्यादा बल नहीं दिया गया है। तो अब जरा सोचो, अगर नियंत्रण विस्तार कम हो गया तो संगठन ऐसा हो गया, नियंत्रण विस्तार ज्यादा हो गया तो संगठन ऐसा हो गया। तो संगठन ऐसा हो गया तो पद स्तर की संख्या ज्यादा हो जाएगा, फिर संगठन का आकार थोड़ा ऊर्ध्वाधर रूप से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ऊपर का नीचे के साथ संपर्क भी टूट जाएगा। हाँ, लेकिन इनका अपने अधीनस्थ पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा। तो संगठन थोड़ा बेढप ऐसा, और अगर नियंत्रण विस्तार ज्यादा हो गया तो संगठन ऐसा हो जाएगा, पद स्तर की संख्या तो कम रहेगी लेकिन अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा। तो दोनों, अब आपको क्या चाहिए, नियंत्रण विस्तार नियंत्रण चाहिए या फिर संगठन का आकार चाहिए। अगर आपको नियंत्रण चाहिए तो नियंत्रण विस्तार कम रखिए, और अगर पद स्तर की संख्या कम रखना चाहते तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा रखिए। ये तो आप पर निर्भर करता है। देखते हुए पुलिस वगैरह में नियंत्रण विस्तार ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा, क्योंकि पुलिस में नियंत्रण पर ज्यादा बल दिया जाता है। और वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में नियंत्रण विस्तार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन में नियंत्रण पर बल कम दिया जाता है। जैसे देखते होंगे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर खत्म हो गया। और पुलिस में एसपी, एएसपी, डीएसपी, समझ रहे, उसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इतना ज्यादा हायरार्की और नियंत्रण पर ज्यादा बल वहां दिया जाता है। याद रहेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जरूरत क्या है नियंत्रण पर। अच्छा, जैसे ही भी आपको मैंने बताया कि आप नियंत्रण विस्तार का मतलब समझते हो कि अधीनस्थों का अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी नियंत्रण रखता है। तो नियंत्रण विस्तार को हम पर्यवेक्षण का विस्तार भी और प्रबंध का विस्तार भी कहते हैं। मतलब अधीनस्थों का वह संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी नियंत्रण रखे, प्रभावी पर्यवेक्षण रखे, प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सके। क्लियर है। इसको दर्शाने के लिए ग्रेकुनाज ने एक फॉर्मूला डेवलप किया। तो वो फॉर्मूला क्या है, कोई जानकारी है आपको? वो फॉर्मूला यही है, उन्होंने ग्रेकुनाज ने एक फॉर्मूला डेवलप किया नियंत्रण विस्तार का। ये कहता है नियंत्रण विस्तार इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस n-1। n का मतलब क्या हुआ, या n का मतलब हुआ अधीनस्थों की संख्या। यानी आप अधीनस्थ की संख्या बढ़ाते जाइए, समझ, आप नियंत्रण विस्तार में चेंजेस देखिएगा। अगर नियंत्रण या n 1 रखिएगा तो नियंत्रण विस्तार भी 1 होगा। अगर आप n की संख्या 2 कर दीजिएगा तो नियंत्रण विस्तार 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप n की संख्या 3 कर दीजिएगा तो देखिए 18 हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखते हैं इसमें बढ़ाते जाइए, आप देखिएगा कि कर्मचारियों की संख्या 1 के अनुपात में बढ़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ रहा है। और नियंत्रण विस्तार क्या होता है, ज्योग्राफिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, कई गुना अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे आप देखो, कुछ इस तरह समझो, अभी आप शायद अकेले रहते होगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने से बात करो, अपने से सुनो। कोई दोस्त आ गया, अब 2 लोग रहते हो, तो 2 समझ कितना सेट थ्योरी पड़ेगा, कभी कितने सबसेट बनेंगे अगर 2 एलिमेंट होंगे, तो मतलब 3 हो गए तो उसमें सबसेट की संख्या बढ़ जाएगा। आप क्यों नहीं भीड़ में रहना पसंद करते हो जहाँ 10-8 लड़के साथ रहते हो? क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पढ़ने में आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गुटबाजी होने लगेगा, फिर पढ़ाई अनुशासनहीनता हो जाएगा, फिर कार्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए आप कोशिश करते हो बस एक अकेले रहो, एक स्टूडेंट और साथ में रहे ताकि बैठ उठ के बात कर सके, अदरवाइज अकेला काफी है। पता कि नहीं जनरल,
वही हल, क्योंकि आप प्रभावी ढंग से मैनेज तभी कर सकते हो जब अधीनस्थ की संख्या कम ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। तो जो नियंत्रण विस्तार आप बोलते हो, तो नियंत्रण विस्तार का मतलब अधीनस्थों की संख्या नहीं होती है, बल्कि नियंत्रण विस्तार का मतलब होता है वरिष्ठ और अधीनस्थों के बीच अंतर संपर्कों की संख्या, संचार संपर्कों की संख्या, जो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, सबको जोड़ के बनता है। क्लियर है? तो इसी संदर्भ में ये जो बतलाते हैं ग्रेग कुनाज ने जो फॉर्मूला डेवलप किया है कि ये जो एन, ये जो बना है कुछ एन इस तरह से बना है। एन मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष एकल समूह संबंध। दूसरा क्या हुआ? दूसरा उन्होंने मतलब है कि जो दूसरा होगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष समूह वाला, ये एन होगा, फिर 2 + n/2 - 1 हो गया। और तीसरा क्या होगा? एन, ये आपको n - 1 ये होगा आड़े तिरछे संबंध। मतलब तीनों को जोड़ोगे यानी एकल, प्रत्यक्ष एकल समूह, प्रत्यक्ष समूह संबंध और तीसरा आड़े तिरछे संबंध। तीनों संबंध को जोड़ेंगे n + n to the power n/2 - 1 + n - 1। अब मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा तो कुछ आपको इससे सहूलियत मिल जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो यह फॉर्मूला बन जाएगा n to the power n/2 + n - 1। तो आप n की संख्या बढ़ाते जाओ, आप देखोगे कि संचार संपर्कों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रहा, बल्कि उससे कई गुना अनुपात में बढ़ जाता है। इसी कारण से कि व्यक्ति एक समय में एक निश्चित संख्या में ही अधीनस्थों को कंट्रोल कर पाता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। इसी पर कुछ और ब्लो, ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? ब्लो और स्कॉट के द्वारा दिया गया। कुछ और ही फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपके साथ पॉइंट आउट कर सकता हूँ। एक ब्लो और स्कॉट ने भी दिया है, BLAU, ब्लो और स्कॉट ने भी एक फॉर्मूला दिया है नियंत्रण विस्तार को दर्शाने के लिए। इसके अनुसार नियंत्रण विस्तार का मतलब होता है स्पान ऑफ कंट्रोल का मतलब L to the power n। यहाँ L हो गया नंबर ऑफ पद लेयर, L हो गया पद स्तर की संख्या, और n हो गया कर्मचारियों की संख्या, कार्मिकों की संख्या। समझ रहे? आप यहाँ पर बैठा कर देख सकते हो। मान लीजिए सपोज कीजिए हम पद स्तर की संख्या 3 रखे और कर्मचारियों की संख्या 1000 है, तो कितना हो जाएगा? पद 100/10 बनेगा। 10 × 10 × 10 पढ़े हो कि नहीं मैथ में? ये सब मैथ का प्योर मैथ है कि नहीं? तो नियंत्रण विस्तार 10 बनेगा। उसी प्रकार इस फॉर्मूला से भी उसी तरह नियंत्रण विस्तार के बारे में जानकारी मिले। लेकिन आपको मैं बतला दूं, ये मैथमेटिक्स जो है मैनेजरियल बिहेवियर को पूरी तरह दर्शा नहीं सकते, क्योंकि नियंत्रण विस्तार केवल व्यक्ति की संख्या और 2 व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसको बहुत सारे घटक नियंत्रण विस्तार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर लेट में सम अप, मैं आपको बतला दूं, ग्रेग कुनाज नियंत्रण विस्तार को दर्शाने के लिए एक गणितीय सूत्र विकसित किए। ब्लो और स्कॉट ने भी नियंत्रण विस्तार दर्शाने के लिए गणितीय सूत्र विकसित किया, जिसके माध्यम से दर्शाया गया है कि नियंत्रण विस्तार मतलब में जिस अनुपात में कर्मचारी की संख्या बढ़ती है, नियंत्रण विस्तार उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, बल्कि उसके कई गुना अनुपात में बढ़ता है। क्लियर है? इसलिए एक परिस्थिति में नियंत्रण विस्तार को हमेशा क्या रखा जाता है? कम ही रखा जाता है। संगठन में आप देखते होंगे निम्न स्तर पर नियंत्रण विस्तार ज्यादा रहता है, उच्च स्तर पर नियंत्रण विस्तार कम रहता है। अब एक बात जरा सोचो, एक प्रधानमंत्री अपने साथ 6-8 उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं रखता है? मतलब अगर एक प्रधानमंत्री अपने साथ 6-8 उप प्रधानमंत्री रखेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? तो दिक्कत तो जबरदस्त हो जाएगा, गुटबाजी होने लगेगा, आदेश की एकता का डायल्यूशन होने लगेगा, अनुशासनहीनता हो जाएगी और कार्य व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। कई दफा तो आप देखते हो 2 डिप्टी सीएम रख लेते हैं, उसी में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ज्यादा रखने से तो और दिक्कत होने वाला है। इसलिए देखते हैं प्रधानमंत्री अपने साथ शायद ही कभी उप प्रधानमंत्री रखता है, और रखता भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका कोई प्रोविजन है भी नहीं है। तो वर्चुअली क्या बना गया है? मतलब प्रशासनिक हिसाब से बना दिया गया, कह सकते हो केवल राजनीतिक महत्व से बनाया गया। प्रशासन में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। क्लियर है? तो नियंत्रण विस्तार जो होता है ना, नियंत्रण विस्तार कई घटक पर निर्भर करता है, कि एक घटक पर निर्भर नहीं करता है, ये कई घटक पर निर्भर करता है। तो नियंत्रण विस्तार कौन कौन घटक पर निर्भर करता है? एक चीज कार्य पर निर्भर करता है कि कार्य की प्रकृति कैसा है। कार्य अगर सरल होगा
तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा। कार्य अगर जटिल होगा तो निश्चित रूप से नियंत्रण विस्तार कम होगा। एक साथ आप पढ़ाई लिखाई करने के साथ कौन कौन काम कर सकते? कोई काम नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई चूंकि जटिल कार्य है, केवल पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन आप जो दोस्तों से बात कर रहे हो तो आयरन भी कर लिया, खाना भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होता है कि नहीं होता है। दूसरा जो होता है, आप कह लो कार्यस्थल, समय रख लो। समय मतलब संगठन का आयु। अगर संगठन पुराना है तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा, और संगठन अगर नया है तो नियंत्रण विस्तार क्या होगा? कम होगा। क्योंकि पुराने संगठन में कार्यविधि पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं और नए संगठन में कार्यविधि स्थापित नहीं होते, इसलिए नियंत्रण विस्तार कम रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे? कार्यस्थल। कार्यस्थल का मतलब क्या होगा? स्थान। कर्मचारी को आप कैसे बैठाए हो? अगर कर्मचारी को अलग अलग बैठाए हो तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कर्मचारी को एक जगह बैठाए हो तो नियंत्रण विस्तार अधिक होगा। इसलिए बैंक वगैरह में देखते होगे कर्मचारी, मल्टीनेशनल कंपनी में देखते कर्मचारी को एक साथ बैठाने की जगह नियंत्रण विस्तार ज्यादा रखा जा सके। चौथा क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ कि कर्मचारी और वरिष्ठ अधीनस्थ के सहयोग है, प्रशिक्षित है, या अयोग्य और अप्रशिक्षित है। अगर कर्मचारी योग्य है, प्रशिक्षित है तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा, और कर्मचारी अगर अयोग्य और अप्रशिक्षित है तो नियंत्रण विस्तार निश्चित रूप से क्या होगा? कम होगा। तो 4 फैक्टर मिलकर नियंत्रण विस्तार, और भी कई चीज होते हैं। जैसे पांचवा कैसे अलग से कर सकते हो? प्रत्यायोजन। अगर आप प्रत्यायोजन कर पा रहे हो तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा, और प्रत्यायोजन ना कर पा रहे हो तो नियंत्रण विस्तार कम होगा। फिर आप कर सकते हो परंपरा और पर्यावरण। अगर संगठन का परंपरा ठीक है और पर्यावरण सहयोगी है तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा, और परंपरा भी गड़बड़ है और पर्यावरण भी सहयोग ना दे रहा तो नियंत्रण विस्तार कम ही रखना पड़ेगा। फिर आपके पास पर्यवेक्षण का तकनीक। अगर आपके पास पर्यवेक्षण के तकनीक उपलब्ध है तो नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा, और पर्यवेक्षण का तकनीक उपलब्ध नहीं है तो नियंत्रण विस्तार कम होगा। और आप देखते हो मोबाइल से, अब यहाँ से बैठे बैठे कितने लोगों को कंट्रोल करे। तो आपको यदि नेटवर्क खराब हो जाता है या मोबाइल काम नहीं कर पाता है तो कितने लोग काम कर पाते हो? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? अभी लॉकडाउन में नियंत्रण विस्तार घट गया कि बढ़ गया? निश्चित रूप से घट गया, क्योंकि सब संचार व्यवस्था रुकी है। जब संचार व्यवस्था ऑन रहता तो नियंत्रण विस्तार भी ज्यादा रहता है, और जो संचार व्यवस्था रुक गया तो नियंत्रण विस्तार भी कम हो गया। तो ये सब भी चीज जो है नियंत्रण विस्तार को प्रभावित करते हैं। लेकिन पहले 4 कार्य की प्रकृति, संगठन का आयु, कार्यस्थल, स्थान, व्यक्तित्व, फिर आप प्रत्यायोजन, ये सब घटक अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं। लेकिन चारों सब उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा असर्टिव कौन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? वही संगठन में क्या तय करेगा? नियंत्रण विस्तार ज्यादा होगा या कम होगा। यूजुअली आप क्या देखते हो? संगठन में नियंत्रण विस्तार शीर्ष पर कम रहता है और निम्न स्तर पर ज्यादा रहता है। कारण क्या था? उच्च स्तर पर संगठन का कार्य जो होता है वह क्या रहता है? तकनीकी विशेष होता है, जटिल होता है, नियंत्रण विस्तार कम रखना पड़ता है। और निम्न स्तर पर कार्य नैतिक प्रकृति का होता है, इसलिए नियंत्रण विस्तार ज्यादा होता है। निम्न स्तर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उच्च स्तर पर केवल अपना कौशल इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप देखते हो आज सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से क्या हुआ? नियंत्रण विस्तार बढ़ गया कि घट गया? तो आज देखते हो सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए नए शोध अनुसंधान से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस हिसाब से आप क्या देख रहे हो? क्या नियंत्रण विस्तार का अवधारणा सैद्धांतिक रूप से मतलब अपनी प्रासंगिकता भले बनाया हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से आज इसका महत्व बहुत बढ़ गया। यहाँ से हम बैठे बैठे हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं। आज यहाँ से हम बैठे बैठे पूरे विश्व में फैले हुए कार्यालय को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे हजारों की संख्या में ब्रांच और ऑफिस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो नियंत्रण विस्तार विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय कौशल इत्यादि के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके बावजूद भी नियंत्रण विस्तार अवधारणा का प्रासंगिकता पहले ही बना हुआ था, आज भी बना हुआ था थ्योरेटिकल, और आज भी देखते होंगे जब प्रधानमंत्री को वो प्रधानमंत्री चूज करना होता है तो नियंत्रण विस्तार का ध्यान रखते हुए वह शायद एक भी उप प्रधानमंत्री रखना पसंद नहीं करता। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? अब इसी चीज को आप आधार मान के ये जो 40वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था उसको लिखना।
पहला पद सोपान का सिद्धांत लिखना और उसकी प्रासंगिकता बतलाना, फिर बतलाना संगठन का पिरामिडीय आकृति में परिवर्तित होने के 3 कारण है, आदेश की एकता, पद सोपान और सत्ता और उत्तरदायित्व। फिर बतलाना कि पद नियंत्रण विस्तार द्वारा संगठन को हम कैसे बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, और चौथा बतलाना कि नियंत्रण विस्तार को बढ़ाकर हम संगठन को कैसे चौड़ा कर सकते हैं, जो आज के तारीख में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हो रहा कि आज पद सोपान का पुरानी व्यवस्था कमजोर पड़ते जा रहा है और संगठन फ्लैटन होते जा रहा है, उसके बारे में बतलाना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो फोन करना, ठीक है, आपने तो इसको लिख कर मेरे को पोस्ट करना। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, थैंक्स।